बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़ीर, आपको स्पोर्ट्स होम में वेलकम कहता हूं। इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों की ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी और अब आप क्रिकेट पे और दूसरी भी आज बहुत ज़्यादा डिस्कशन करेंगे। मेरे साथ मौजूद है मैक होकर। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? ईद मुबारक आपको। ईद मुबारक आपको भी, गुज़िश्ता ईद मुबारक। आपकी ईद ठीक गुजरी जी? मेरी बिल्कुल ठीक थी, आपकी कैसी थी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ज़बरदस्त जी। मैक, सबसे पहले स्टार्ट हम करते हैं एशेज़ के हवाले से। दोनों की जो हिस्ट्री है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की, वो हम सब जानते हैं, बहुत रिनाउंड है और बड़ा आर्क राइवल हैं दोनों। क्या खूबसूरत टेस्ट क्रिकेट देखने को मिली, जो अक्सर हम बात करते हैं कि शायद ऑब्सोलीट हो जाएगी टेस्ट क्रिकेट। ओडीआई और टी20 जितनी ज़्यादा हो रही है, अब तो खैर टी10 भी आ चुका है। बिल्कुल। बट इन दोनों मैचेस को देख के हमें लगा कि नहीं, जो जिस्ट है क्रिकेट की, जो ब्यूटी है क्रिकेट की, वो टेस्ट मैचेस ही शुरू होती है। है। और खूबसूरत जो एक ब्लेंड नज़र आया हमें उसमें, आपका चाहे पावर हिटिंग की बात कर लें, चाहे सस्पेंस की बात कर लें, चाहे टेम्परामेंट की बात कर लें, सब कुछ हमें देखने को मिला। कैसे देखा मैच को आपने? आप खुद ही देख सकते हैं कि इतने लोग आते हैं स्टेडियम में ये एशेज़ देखने के लिए। उसकी आपने जैसे बोला, उसकी हिस्ट्री इतनी प्रोमिनेंट है पूरी, ओवर द ईयर्स, इतने ज़्यादा साल, इतने डेकेड्स हो गए हैं। तो टेस्ट क्रिकेट हाँ एक वनरेबल पोजीशन में है, लेकिन जब हम एशेज़ देखते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि टेस्ट क्रिकेट को अभी भी अलाइव होना चाहिए, अभी भी उधर प्रेजेंट होना चाहिए। वो इतनी एक्साइटमेंट हम देखते हैं। और मैं बल्कि आपने, आई एम श्योर सब यही बात कर रहे हैं आजकल, तो ये काफ़ी एक नंबर 1 टॉपिक बना हुआ है। जितनी कंट्रोवर्सीज और जितनी एंटरटेनमेंट मिली है हमें सेकंड टेस्ट मैच में जो एशेज़ की थी, आई थिंक जैसे आपने कहा सस्पेंस और एंटरटेनमेंट, जितना ड्रामा फील्ड था इसमें, तो आई थिंक इट वाज परफेक्ट। क्योंकि यही होता है, हर कोई एशेज़ देखने आता है तो वो बिल्कुल इसी चीज़ की वजह से होता है, क्योंकि आपको कुछ नहीं पता होता। क्रिकेट तो आपको अच्छी मिलती है, लेकिन साथ में और भी अच्छी चीज़ें मिलती हैं। तो आप मुझे बताएंगे, जो कंट्रोवर्सी हमने देखी है 3 डिफरेंट चीज़ों में हुई है एक ही मैच में। सबसे पहले तो क्राउड से 2 प्रोटेस्टर्स आ गए, तो फिर उनको बाहर निकाला गया। जॉनी बेयरस्टो ने बल्कि उनको खुद ही बाहर निकाला। फिर सेकंडली हमने देखा जॉनी बेयरस्टो की जो विकेट थी, उन्होंने लाइटर नोट पे हाँ बिल्कुल। और लेकिन हम जॉनी बेयरस्टो की विकेट को देखें तो वो तो सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी, दो बड़ी कंट्रोवर्सी से कहना चाहिए। क्राउड का आना जो है वो, अगर हम आप याद करें, रिकॉल करें 90s के या अर्ली 20s के मैचेस, तो जब भी कोई टीम जीती थी तो एक बड़ा फेमस कल्चर था यूके का। क्राउड से कोई निकल के स्टेडियम, पाकिस्तान के मैचेस में भी ये पुराने, अगर अभी भी हाईलाइट देखें तो एक बड़ा फेमस उनका है ये कल्चर का पार्ट, खास तौर पर पाकिस्तानी स्पेक्टेटर, इंडियन खासतौर पे, दे डू कम इनसाइड और वो बड़ा एंजॉय करते हैं। सिक्योरिटी की वजह से अब उन्होंने ग्रेजुअली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसको थोड़ा सा कंट्रोल कर दिया। जहाँ तक कंट्रोवर्सी की बात की, तो सबसे पहले मेरा ख्याल है मिचेल स्टार्क के हम कैच के ऊपर बात करते हैं। अच्छा, वो कैच की हम बात कर रहे हैं तो मैं बताऊं कि क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग इसको क्वेश्चन कर रहे थे, तो अब उन्होंने यही कहा है कि थर्ड अंपायर ने डिसीजन आउट का लिया था। क्योंकि काफ़ी लोग कहते नहीं आउट था, लेकिन उन्होंने कहा था कि आउट नहीं है, थर्ड अंपायर ने कहा। तो वो नहीं, लेकिन उन्होंने ये बात अब आई है सामने कि वो इसलिए उन्होंने कहा था कि नहीं आउट, क्योंकि जो प्लेयर है उसको एक कंट्रोलिंग पोजीशन में होना चाहिए जब वो कैच पकड़ रहे हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि आपकी राय क्या है? लॉ के अकॉर्डिंगली चलना चाहिए। उसमें लॉ ये कहता है आईसीसी का कि कैचर जो है, जो फील्डर है, जब उसने बॉल को कैच कर दिया तो उसका बॉल पे ग्रिप होनी चाहिए, दैट शुड रिमेन फॉर 2 से 3 सेकंड, और उस टाइम उसकी अपना कंट्रोल भी उसका होना चाहिए। कंट्रोवर्सी बिल्कुल रही है। अगर मेरा ओपिनियन देखें, ये देखें, हर बंदे की जजमेंट का डिफरेंस आ जाएगा। आप अगर बॉल को देखें तो कैच उन्होंने पकड़ा, कैच करने के बाद 2-3 सेकंड उन्होंने लगा और फिर बॉल ऑब्वियसली ज़मीन पे रब हुई। बट लॉ ये कहता है कि अगर बॉल ज़मीन को टच कर रही है, आपका वो लैंड कर गया हाथ भी और लग रहा है, बट इफ इट इज़ इन द कंट्रोल ऑफ द फील्डर, तो दैट विल बी गिवन आउट। सॉरी, दैट विल बी गिवन आउट, यस। तो उसमें अगर देखा जाए, रिगार्डलेस कि वो रब हुआ, वो कितनी देर रहा, ये एक सेपरेट डिबेट आज कर सकते हैं। बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मेरा क्रिकेटिंग नॉलेज है, मेरे ख्याल में इट शुड बी यस, इट शुड बी गिवन आउट। लेकिन उन्होंने कहा है ना कि जो फील्डर है उसको इन कंट्रोल होना चाहिए। ये बहुत कंट्रोल कैच का कंट्रोल था। नहीं, लेकिन ये 2 रूल्स हैं। एक तो कि बॉल उनके कंट्रोल में होनी चाहिए और उनकी बॉडी भी कंट्रोल में होनी चाहिए। ये 2 फैक्ट्स हैं। बॉडी देखें, वो स्लाइड कर रही है, वो स्लाइड करे थे तो वो फुली इन कंट्रोल। अगर आप पास में कई कैचेस इस तरह हम अगर दिखा सकें तो मैं कोशिश करूंगा कि फ्यूचर में हम दिखाएं। हाथ नहीं बिल्कुल नीचे होते बॉल के। नहीं, ये दैट इज नॉट मैंडेटरी। ये मैंडेटरी नहीं है। आपने कैच पकड़ा और आपका कैच पकड़ते हुए हाथ, आपकी बेसिकली ये पाम जो है ना, वो यूं इस तरह होती है। नहीं, आपकी ग्रिप, आपकी हाथों की फिंगर्स के अंदर उसकी ग्रिप कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है। अगर आप लेट्स सपोज आपने इस तरह कैच किया, आपकी ग्रिप है और आपका कुछ
बॉल का पार्ट जो है वो जमीन पे टच भी कर रहा है तो इट शुड बी गिवन आउट, ये आउट दिया जाएगा। क्योंकि आपने उसका कंट्रोल देखना है कि कंट्रोल क्या फील्डर के पास इंटैक्ट है। अगर कंट्रोल उसका इंटैक्ट है फॉर 3 सेकंड ऑलमोस्ट उन्होंने टाइम दिया, दैट विल गिवन आउट। तो उसको उन्होंने एक रीजन बना के जी वो ड्रैग हुआ, वो स्लाइड थी, लेकिन वो तो एक फ्लो आ रहा है ना फील्डर का पीछे से भागता हुआ आके उसने जब कैच कर लिया, फिर वो करते करते अगर आप लेट्स सपोज इस तरह वो हाथ कर लेते तो फिर आप आउट। मैं ये आपको कह रही हूँ कि आपको लगता है कि एक काफी बड़ा रीजन ये था कि जो बॉल उन्होंने पकड़ा था वो ऐसे था और जमीन पे बिल्कुल फ्लैट वो टच कर रहा था ग्रास को जब स्लाइड कर रहा था। रीजन तो देखिए ऑब्वियसली उस अंपायर ने भी दिया होगा, आईसीसी के जो मैच रेफरी को भी दिया होगा, वो मीडिया पे भी दे रहे हैं आईसीसी वाले। बट जो क्रिकेटिंग लॉ है उसके अकॉर्डिंगली हमें ये बड़ा क्लियर था, ये कैच उनका कंट्रोल में था और अब आप देखें तो उनकी 5 फिंगर ने बॉल को होल्ड किया हुआ है। बॉल जो था वो जमीन पे बिल्कुल रब कर रहा था, उसके हाथ नीचे नहीं था। ये तो बता रहा हूँ, ये मैटर नहीं करता। आपने वंस यू हैव कंट्रोल्ड द कैच, आपकी ग्रिप पूरी है, आपने बॉल को पूरा कैप्चर किया हुआ है, पूरा होल्ड किया हुआ है, उसको होल्ड करना, उसको ग्रिप करना बॉल का। हमारे पास मिस्टेक हुई है, हम बॉल अगर रखते तो जरा क्लियर हो जाना था हमारे व्यूवर्स को बताने के लिहाज से। अगर आपका कंट्रोल पूरा है, आपके ये आपके फिंगर है, 5 फिंगर्स के अंदर आपकी ग्रिप पूरी है बॉल की, फिर रिगार्डलेस के वो रब हो रहा है जमीन पे नहीं हो रहा, दैट इज नॉट डिबेटेबल। डिबेट ये है कि वो 3 सेकंड आपका कंट्रोल रहना चाहिए, ठीक है। तो वो जमीन को रब करना दैट इज एंड देन आर्गुमेंट आप जरूर कर सकते हैं, बट एज पर लॉ दैट शुड बी गिवन आउट। और दूसरा आपने क्वेश्चन पूछा जेनी ब्रोस्टो को, ये बहुत बड़ी डिबेट शुरू हो गई है क्योंकि क्रिकेट की 150 साल की जो हिस्ट्री है उसमें ऐसा कभी आउट देखा नहीं गया। नॉर्मली इसमें 2 फैक्टर्स मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। लेकिन ब्रेंडन मैकलम जो इस वक्त इंग्लैंड के कोच हैं, उन्होंने भी ऐसे ही आउट किया था कुमार संगकारा को भी पहले, और जिम्बाब्वे के अगेंस्ट भी उन्होंने ऐसे आउट किया। इस तरह के हैं, लेकिन इस तरह का सिनेरियो नहीं बना, वो थोड़े से डिफरेंट थे। अगर आप उसे क्लोजली देखें तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बट वो थोड़े से डिफरेंट थे। इसमें अब बाय लॉ भी पहले बात कर लेते हैं, फिर उसमें ठीक है बिल्कुल बाय लॉ दैट इज आउट, ये वाला आउट था जेनी ब्रेस्टो, क्योंकि उसमें रीजन ये होती है कि आपकी बॉल जो है डेड हो जाए। डेड मतलब ये है कि कीपर के पास आई, कीपर ने आगे किसी और की तरफ बॉल को थ्रो कर दिया, यहाँ बॉलर के पास चली गई, तो दैट इज गिवन एज ए डेड बॉल। कि अब ना वो बैट्समैन रन दे रहा है, वो एक्टिविटी नहीं कर रहा, वो रन भी नहीं ले रहा, फील्डर आउट करने की भी कोशिश नहीं कर रहा। उसमें ये है कि जो बैट्समैन है उसके पास ये ऑप्शन होती है कि वो अपनी क्रीज से बाहर आ सकता है, दूसरे बैट्समैन से बात कर सकता है, जो नॉर्मली करते हैं। यहाँ आपने देखा होगा कि टेस्ट मैचेस के अंदर वो जो सरफेस है, सरफेस को जाके टैप करता है, बिल्कुल उसको टैप करता है, तो टैप करने के बाद वापस। इसमें क्या हुआ कि उन्होंने ना, उसमें एक और चीज भी होती है कि आप जो आपका लेग साइड पे अंपायर है, आप उसको भी वेव करते हो कि मैं रन नहीं ले रहा, अपनी इंटेंशन शो करते हो, सिग्नल करते हो मैं जा रहा हूं, मैं पिच को कर रहा हूं, आपसे बात करने का, उसे परमिशन ग्रांट करते हो और फिर आप आगे जाते हो। तो हमने देखा कि उन्होंने वो भी नहीं किया, और जब वो वापस आए, ये दूसरी इसका पार्ट ये है कि दैट इज द स्पिरिट अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द गेम। अब मैंने आपसे यही पूछना था क्योंकि बहुत क्यों ना ये हम अपने पहले एक्सपर्ट से पूछ लेते हैं। हमें ज्वाइन किया हमारे सीनियर तजज़ियाकार नसीम राजपूत ने। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम इरफान भाई, कैसे हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। कंट्रोवर्सी पे बात कर रहे थे, मैंने कहा नसीम भाई से बेहतर कौन इस पे राय दे सकता है। पहले जॉनी ब्रेस्टो की कंट्रोवर्सी के हवाले से आपसे ओपिनियन लेना चाहूँगा। मेरे ख्याल में तो बाय लॉ तो दैट वाज आउट, बट अगर गेम के स्पिरिट के अगेंस्ट बात की जाए तो दैट इज़ रॉन्ग। आपको हमें लगता है जैसे रन लेते हैं और हमारा जो दूसरे एंड पे फील्डर बैट्समैन होता है वो कई दफ़ा रन लेने के लिए जाता है, तो कई टीमें आउट कर भी देती हैं, बट वो कहा जाता है कि दैट इज़ अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ गेम। अब वो इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी बन गई है कि वो उनके दोनों प्राइम मिनिस्टर इस चीज़ के लिए मैदान पे आ गए। कैसे देखते हैं आप? लेकिन नसीम साहब, मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी कि वो ये जो जिस कंट्रोवर्सी की वो इस वक्त बात कर रहे हैं, तो ये हमने पहले भी देखा है होते हुए। और अगर ये स्पिरिट ऑफ द गेम और रूल्स की बात कर रहे हैं तो रूल्स के मुताबिक फॉलो किया गया और उनको आउट किया गया। और स्पिरिट ऑफ द गेम जैसे बेन स्टोक्स उसके बारे में बात कर रहे थे, तो अगर हम वापस चले जाएं 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में भी जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट था इंग्लैंड का, उसमें भी आई मीन ऑब्वियसली एग्जैक्टली यही नहीं हुआ था, लेकिन उसमें भी स्पिरिट ऑफ द गेम को नहीं देखा गया था। तो आप इसके हवाले से भी क्या कहेंगे कि इंग्लैंड अब कह रहे हैं कि आप स्पिरिट ऑफ द गेम को फॉलो करें, लेकिन ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया और पैट कमिंस ने कहा है कि हमें तो लगा था कि बिल्कुल सही हमने किया है। देखिए, इसको बिल्कुल ऐसे सोचें, पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो रहा है और उसमें जो है ना, वो किसी भी टीम को मौका मिलेगा वो अवेल करेगी। और उस टेस्ट मैच की सूरत हाल ये थी कि बेन स्टोक्स क्रीज पे मौजूद थे और उनके साथ बैरिस्टो आए थे। देखिए, मिस्टेक तो ये बैरिस्टो की थी, अगर इसी वजह से उन्हें आउट दिया गया। लेकिन जहां एथिकली बात करते हैं तो वो वाकई में
वो थोड़ा सा जरा अगर हम कहते हैं तो ये मायूब सी बात है। देखिए आपको याद होगा 1987 का वर्ल्ड कप था, कॉर्टनी वॉश ने आउट नहीं किया था, सलीम जाफर रन आउट हो रहे थे और वो नहीं हुए थे, वो मार सकते थे गेंद को, वो आउट हो जाते। कादर भाई ने छक्का लगा के मैच जिता दिए और कॉर्टनी वॉश का घर जल गया था। तो खेल से इतनी जो है ना वो जज्बाती लगाव जो होता है, तो मेरे ख्याल में कैरी ने अपनी टीम के लिए किया था जो थ्रो किया था और रन आउट किया था। मिस्टेक वो बैरिस्टो की थी। एथिकली जहां हम बात करते हैं, ये जेंटलमैन गेम करार दिया जाता है, वो पता नहीं बचा है या नहीं बचा है, जिस तरीके की अब क्रिकेट हो गई है वो कभी पहले हुआ करता था। तो उसमें जो है वो एथिकली देखिए दोनों प्राइम मिनिस्टर अपने अपने मौके पर हैं। एक कह रहे हैं लॉ के तहत आउट है, दूसरा कह रहे हैं कि जी एथिकली सही नहीं था, वो भी दोनों अपनी जगह सही है। आपको याद होगा इरफान, आप बहुत छोटे थे उस वक्त, अगर मैं बात करूं कि वो सचिन तेंदुलकर रन आउट हुए थे शुएब अख्तर की बॉल पे, और ये इंडिया में सीरीज हो रही थी, बिल्कुल ऐसे 99 के गए थे। आपको याद होगा कि वो बैट जो है वो उनके टांगों के बीच में से भी जाते हुए नहीं पहुंच सका था क्रीज में, और फिर उसके बाद पूरा ग्राउंड खाली करके मैच कराया गया था। बिल्कुल ऐसे ही ये खेल में होता रहा है। एंड ऑफ द डे इस चीज को कबूल कर लेना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया जीत गया मैच, और वो अगर रन आउट नहीं करते तो शायद वो मैच नहीं जीतते। तो फिर कैरी उनका हीरो है, जो सच्चाई है अब उसको एडमिट करना चाहिए। बैरिस्टो की गलती थी और मेरे ख्याल है शायद जिंदगी में वो आगे गलती नहीं करेंगे। आप इसको जैसे मैंने कहा ना, इंडिया पाकिस्तान का मैच होता तो अना का मसला और दीगर मामला चल रहे होते, स्टेटमेंट भी आ रहे होते, ये लाइक दैट थोड़े दिन के बाद खत्म हो भाई हमारे अगर हम याद करें तो T20 के वर्ल्ड कप के अंदर भी जो लास्ट ओवर में नवाज की बॉल पे कोहली ने छक्का लगाया था, और बड़ी कंट्रोवर्सी बाद में भी रही कि क्या ये नो बॉल बनती है नहीं बनती, फिर वो बोल्ड किया, आपको याद होगा, बोल्ड करने के बाद भी वो रन लेते रहे, हमारे फील्डर अपील करते रहे जी ये तो डेड बॉल हो गई है, वो भारतीय प्लेयर ने रन लेते रहे और शायद वही 3-4 रन का डिफरेंस हमें कॉस्ट कर गया। तो ये अगेन प्लेयर्स का भी लॉ का नॉलेज रखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक और आपसे जानना चाहूँगा, मिचेल स्टार्क के कैच के हवाले से भी अभी हम बात कर रहे थे। अब लॉ बड़ा क्लियर है कि अगर फील्डर का कंट्रोल हाथ में बॉल को ग्रिप किया हुआ है, रिगार्डलेस के बॉल टच कर रही है लैंड पे ज़मीन को या नहीं कर रही, वो मैटर नहीं करता। आप इस कैच को कैसे देखते हैं? देखिए नए लॉ के तहत अगर उंगलियां गेंद के नीचे आ जाती हैं कैच में, तो फिर उस सूरत में वो कैच हो जाता है। स्टार्क ने वो कैच ग्रैब कर लिया था, लेकिन जिस वक्त उन्होंने गेंद जमीन पे लगाई थी उस वक्त उनकी उंगलियां गेंद के नीचे नहीं थी, तो इस वजह से उन्हें आउट करार नहीं दिया। इरफान, मैं जरा एक जरूरी काम से हूँ, तो आपका फोन सा आया था, मैंने जरूर बात की और वो मुझे इंटरव्यू रेडी हो चुका है। चले फिर आपको जरूर टाइम देंगे। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का जी, थैंक यू। अच्छा, इसी बात पे हम मैं यही कह रही थी कि जो उन्होंने कहा कि उनकी उंगलियां बॉल के नीचे नहीं थी। ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। अभी जैसे अभी आप ट्विटर देखें या दूसरे जितने भी फॉरम देखेंगे सोशल मीडिया के, कुछ प्लेयर्स कह रहे हैं ये कैच आउट था, कुछ कह रहे हैं नहीं है, बट मेरा ओपिनियन इसमें जो मैंने क्रिकेट फॉलो की है लास्ट 20 ईयर्स में, ये दैट वाज आउट। वो कैच की ग्रिप उनकी पूरी थी, और हमने बड़े इसमें मैंने पास के अंदर ऐसे आउट देखे हैं कि जब ग्रिप होती है, बॉल टच करती है और फिर आपको आउट दिया जाता है। लेकिन अगेन उसमें ओपिनियन तो मैटर करता है। अगर हम वैसे बात करें कंट्रोवर्सी से बाहर निकल के एशेज के बारे में, तो आपको लगता है कि इंग्लैंड ने जिस तरह स्टार्ट किया था, उनकी जो पहली इनिंग्स में ऑब्वियसली आप एक सेकंड, हम जरा डिटेल में लंबी बात करते हैं, अभी छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके एशेज और दूसरे मैटर्स हैं उन पे भी डिस्कशन करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स, और हम बात कर रहे थे एशेज मैचेस के हवाले से। अब ब्रेक से पहले मैंने आपको जी मैंने आपसे पूछा था कि हम वैसे इंग्लैंड की परफॉर्मेंस देखें। देखिए सेकंड टेस्ट था, पहला वो हार चुके थे, आप एक फ्रेश स्टेट ऑफ माइंड के साथ आते हो कि आप जीत सको, उनके लिए बहुत ज़रूरी था दूसरा मैच जीतना। तो अब उनकी हम पहली इनिंग्स की बात करते हैं, ठीक है। 188 फॉर 1 उन्होंने सॉलिड स्टार्ट किया है पहली इनिंग्स में, और फिर एकदम से उनकी फॉल ऑफ विकेट्स जो आई, आप 188 फॉर 1 है लिटरली पहली इनिंग्स में, और फिर आप 325 ऑल आउट हो जाते हैं 76.2 ओवर्स में। तो इसके लिहाज से आप क्या कहेंगे? देखिए इसमें मैं ओवरऑल अगर इस पे एक्सप्लेन करना चाहूँ तो इंग्लैंड ने जब से ब्रैंडन मैकलम इनके कोच आए हैं, उन्होंने अपनी टेस्ट रिकॉर्ड को टोटल बेसबॉल जिसको बेसबॉल के सर्कल से खेलना शुरू कर दिया। अब इसको समझने के लिहाज से दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि इस माइंडसेट के अंदर ये कोशिश करते हैं कि हमारी बैटिंग पिच हो। आप इनकी जितनी भी सक्सेस इन्होंने ऑलमोस्ट 1 ईयर के अंदर हासिल की है, आप देखने चाहे हमें वाइट वॉश करके गए हैं या उसके अलावा जो मैचेस जीते हैं ये बैटिंग विकेट्स पे जीते हैं। बिल्कुल। इंग्लैंड की जो पिचेस हैं, पाकिस्तान का फ्लैट पिच होता है, फ्लैट पिच होता है, बॉल सीम स्विंग नहीं करता, तो ये लाठी चार्ज करते हैं, तो लाठी चार्ज सक्सेसफुल रहता है इनका।
अब जहाँ बॉल सीम और स्विंग करेगा उधर ऐसी आप लाठी चार्ज कर नहीं सकते। जब क्वालिटी बॉलिंग खासतौर पे अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया जैसी साइड, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आप इस कॉन्टेक्स्ट में इसको समझने की कोशिश करें, इंग्लैंड राउंड क्या है, हमेशा अपनी कंडीशन के लिहाज से बॉल सीम और स्विंग करता है। इंग्लैंड उसे हटा, इंग्लैंड ने थोड़ा सा ऑस्ट्रेलियन से डरे, ऑस्ट्रेलियन से डर के इन्होंने बैटिंग पिचेस बनाई। बैटिंग पिचेस बना के इन्होंने कहा जी कि हम इनको मारेंगे और फिर हम इनको पकड़ लेंगे। अब डिफरेंस कहाँ नज़र आया बेसिक दोनों मैचेस के अंदर कि ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग लाइन अब इनकी बॉलिंग लाइन से बहुत सुपीरियर नज़र आई। बिल्कुल, वो पूरे एक प्लान के साथ आए, उनके बॉलर्स के पास इतना एक्सपीरियंस था कि अगर बॉल सीम और स्विंग नहीं कर रही तो वो किसी ना किसी प्लान के साथ लाइन और लेंथ के साथ आउट कर रहे थे। जिमी एंडरसन की बात कर लें, रॉबिन्सन की बात कर लें, ये प्योर सीम और स्विंग बॉलर्स हैं। ठीक है, अगर इनको सीम और स्विंग नहीं मिलता तो ये बिल्कुल एक बेकार क्लब के बॉलर बन जाते हैं। सिर्फ आप उसमें आपको नजर आएगा क्रिस ब्रॉड जो एक ऐसे बॉलर हैं जिनके पास डिफरेंट वैरायटीज भी हैं, वो स्लोअर बॉल भी करते हैं, वो बाउंसर भी करते हैं, वो आपने देखा कि उनको थोड़ी सक्सेस भी मिली। यहाँ हमें जॉश टंग का नजर आया, नए लड़के के अंदर उसका डेब्यू था, उसने अच्छी बॉलिंग की। बट जो उनके प्राइम बॉलर थे, जो उनके मेन विकेट टेकर थे, जब आपने उनकी जो कहना चाहिए उनकी जो यूनिक चीज थी कि ऐसी सीम स्विंग वाली विकेट के ऊपर, ग्रासी विकेट के ऊपर वो आउट करते, जब उनसे अवे किया तो वो बिल्कुल ही वो शक्ल में आ गए। इसी तरह उसका फायदा उनके बैटर ने भी उठाया, ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन को उनको बैटिंग पैराडाइज विकेट्स मिली, उन्होंने रन्स भी किए। और फिर जब दोबारा जब उनके बॉलर्स भी आए तो बॉलर्स भी एक स्पेसिफिक प्लान के साथ आए और उन्होंने एक देखा चीज की जो बाकी इंग्लैंड में फॉलो नहीं किया, कि जब उन्होंने देखा कि विकेट में कुछ नहीं मिल रहा, विकेट्स नहीं मिल रही, तो उन्होंने क्या किया कि बाउंसर करने शुरू कर दिए। फील्ड प्लेसमेंट आपने देखा तो उन्होंने एक मिड विकेट पे पहले खड़ा किया, फिर उसके बाद उन्होंने लेग साइड पे लॉन्ग ऑन की तरफ से हटा के वो भी साइड पे ले गए, तो उधर खड़े करके एक ही बॉल करते रहे, कांस्टेंट बाउंसर करते रहे। अब वो बेन डकट के भी अगर आप दोनों आउट देखें तो वो जो उनकी चेस्ट हाइट तक बॉल आती थी उसको तो वो पुल कर लेते थे। बट जब वो ब्लाइंड एरिया में आता था, हेड के पास आता था, उसको हुक करते थे, हुक उनसे प्रॉपर नहीं होता था। तो उसके ऊपर दोनों दफा वो जो आउट हुए, सब दोनों इनिंग्स के हाईएस्ट रन गेटर वही थे और उन्होंने उसी प्लान के अकॉर्डिंगली आउट कर दिया। इवन दो उनके सबसे मेन जो बॉलर थे, अगर हम बात करें तो लाइन की, वो अब इंजर्ड है, 101 कंसेक्यूटिव टेस्ट वो खेल के अब वो, और उनका बहुत एक एसेट है, बड़ा की प्लेयर है। और जिस तरह उन्होंने पहले मैच में भी आउट किए थे, अब ये देखें कि एक मेन बॉलर के एब्सेंट होने के बावजूद उन्होंने आउट कर दिया। बिल्कुल, तो ये अगर आप देखा जाए तो इंग्लैंड मुझे लग रहा था कि वो ऑस्ट्रेलिया 10 प्लेयर से खेल रहा है और इंग्लैंड जो है 11 है, लेकिन वो एक प्लेयर के साथ खेल रहे हैं, वो उनके कैप्टन थे। और इधर हम जितना हम उनकी प्रेज करें वो कम है। वो जिस तरह उनको एक मैन ऑफ नर्व्स भी बोला जाता है, नर्व्स, मैन ऑफ स्टील नर्व्स भी बोला जाता है। मैच आपके हाथों से निकल गया, आपकी पूरी टीम से आप आए हो, अपने कंधे पे आप इतना प्रेशर है, फिर जॉनी बेयरस्टो के साथ जो हुआ उसके बावजूद उन्होंने 155 अगर आप 2 साल पहले भी एशेस को रिकॉल करें और इसी तरह इन्होंने एक इनिंग्स खेली थी जिसमें इन्होंने 125 अप्रोक्सीमेटली चाहिए था इंग्लैंड को और लास्ट विकेट थी, तो इन्होंने लास्ट विकेट के साथ वो 125 किया था। तो इनकी क्रेडिट पे इस तरह की बहुत इनिंग्स है। हमारे से T20 फाइनल जीता इन्होंने, उसके अलावा 2019 का वर्ल्ड कप जीता, और इनकी मैं तो कहना चाहूँगा 2016 की जो लास्ट ओवर में इन्होंने 4 छक्के खाए थे कार्लोस ब्रैथवेट से, उसको रिडम्पशन इस प्लेयर ने इस तरह खूबसूरत की, शायद कोई हल्के नर्व्स का प्लेयर होता तो अपना कैरियर ही छोड़ देता। कोई भी ऐसा है जो उनकी तरह फाइट कर सकता है और अपने नर्व्स इस तरह कंट्रोल कर सकता है। आपने एक वर्ल्ड कप हराया, आपने एक वर्ल्ड कप हरवाया, उसके बाद आपने 2 वर्ल्ड कप जिताए और विराट कोहली ने भी कहा कि मैंने कभी इतना कम्पिटिटिव प्लेयर नहीं देखा जो इतना कम्पिटिटिव हो, अपने नर्व्स को उस तरह कंट्रोल कर सके और प्रेशर को हैंडल करके। एक और भी चीज बोली जाता है कि ये इन्होंने अपनी पर्सनैलिटी की भी ट्रांसफॉर्मेशन बहुत आउटस्टैंडिंग की। ये शुरू में अगर आप इनकी हिस्ट्री देखें तो ये न्यूजीलैंड से माइग्रेटेड हैं, तो इनके काफ़ी प्रॉब्लम थे। ये इनकी कभी लड़ाइयाँ झगड़ों की वीडियोस भी आपने देखी होंगी, ये प्लेयर्स के साथ भी शॉर्ट टेम्पर्ड थे, काफ़ी प्रॉब्लम थे, अंपायर के साथ इनके साथ काफ़ी प्रॉब्लम आ जाते थे अगर डिसीजन नहीं दिया जाता था। बट इसने बड़ी खूबसूरत ट्रांसफॉर्मेशन की एज ए पर्सन भी और एज ए प्लेयर भी, और ये अब लास्ट 3-4 ईयर से ट्रांसफॉर्म होकर ऐसा खूबसूरत प्लेयर बन चुके हैं जो कहा जा रहा है कि शायद इस डेकेड का, जैसे कोहली को कहा जाता है लास्ट डेकेड का सबसे बेस्ट प्लेयर था, इस डेकेड का ये बेन स्टोक्स को कहा जा रहा है। और मेरा ख्याल है कि मैं उस प्लेयर को वैसे ही बहुत बड़ा समझता हूँ
जिसके 15-20 रन से भी आपकी टीम जीती है। इसके तो क्रेडिट पे यार बहुत ज्यादा रन है ना, बट जो अपनी टीम को जिताए उससे बड़ा कोई प्लेयर नहीं होता। एग्जैक्टली, टीम स्पोर्ट है, तो यू नो इट्स ऑल अबाउट कि अपनी टीम। और अब ये देखें एक खूबसूरत चीज, अगर हम इसके एक और मैं पॉइंट ऐड करूं तो बैटिंग ऑलराउंडर इनको बोला जाता है, बट आप ये देखें कि जब इनकी विकेट्स चाहिए होती टीम को, ये विकेट्स भी लेते हैं। एग्जैक्टली, सिर्फ बैटिंग में नहीं करते बल्कि इन्होंने विकेट्स भी लिए हैं जब इनकी टीम को जरूरत थी। अच्छा, अब ऑस्ट्रेलिया की अगर हम तरफ चलें तो स्टीव स्मिथ की बात करें, उन्होंने भी सेंचुरी बनाई ऑस्ट्रेलिया के लिए, और पिछले टेस्ट में अगर हमने देखा तो उनकी परफॉर्मेंस और लबुशेन की परफॉर्मेंस दोनों की बहुत बिलो पार थी। उन्होंने वो ऑस्ट्रेलिया के लिए डिलीवर नहीं कर सके, लेकिन आप यही उनसे एक्सपेक्ट कर सकते थे कि उन जैसे कैलिबर के जो बैटर्स हैं, जो प्लेयर्स हैं, वो एकदम से आके टर्न अराउंड करते हैं। और हमने देखा इस टेस्ट में लबुशेन ठीक है उस तरह नहीं परफॉर्म कर सके उस तरह, लेकिन फिर भी थोड़ा उन्होंने बेहतर किया है, शायद अगले टेस्ट में और उससे बेहतर करें। लेकिन इस तरह के जो लेवल के प्लेयर्स होते हैं, अब स्टीव स्मिथ को ही आप देख लें, उन्होंने जिस तरह ऑस्ट्रेलिया के लिए डिलीवर किया, जो उन्होंने सेंचुरी बनाई है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, पहले जैसे हमने सेकंड टेस्ट से पहले बात की थी कि 3 प्लेयर इनके टॉप 3 रैंकिंग के अंदर हैं। लबुशेन की बात की, स्टीव स्मिथ की। ये ऐसे प्लेयर हैं कि जिन्होंने पास में बहुत प्रूव करके दिया है। बिल्कुल। और अगर इस लास्ट 15 साल की क्रिकेट की हम बात करते हैं तो कोहली के बाद अगर 3 टॉप 3 बैटर की बात करें जिसमें इस वर्ल्ड क्रिकेट को प्रूव करके दिया, तो उसमें से एक स्मिथ है, दूसरा कोहली की हम बात करते हैं, तीसरा जो रूट की बात करते हैं, ठीक है, 4 फेबुलस की बात करते हैं, चौथा उसमें केन विलियमसन की भी बात करते हैं न्यूजीलैंड के। बट रन गेटर के लिहाज से ये 3 का नाम थोड़ा ज्यादा ऊपर आता है। इन्होंने जो इनिंग्स खेली है, अगर आप टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भी देखें इंडिया के अगेंस्ट, वो बड़ी क्रूशल थी। ट्रेविस हेड के साथ इन्होंने सेंचुरी बना के इन्होंने अपनी टीम को चैंपियनशिप जिताई, और पहले मैच में बहुत शानदार इनिंग्स खेली। और इस टेस्ट मैच के अंदर भी वाइटल जो डिफरेंस था, अगर देखा जाए दोनों टीम के अंदर, कई हम एक्सपेक्ट के ऊपर बात कर सकते हैं, बट इनकी सेंचुरी मेरी नज़र में सबसे क्रूशल थी, और जिसमें इन्होंने 110 रन बना के अपनी टीम को उस जगह पे एक आपको सीमेंट कर दिया कि आपको लगा कि वो अच्छी पोजीशन में थे जीतने के लिए। वो जीतने की पोजीशन, आपका पहले इनिंग्स में अगर आपको लीड मिल जाती है ना, तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल होता है। एक और मिस्टेक, हम जहाँ इंग्लैंड की मिस्टेक की बात करें, इंग्लैंड ने दोनों दफा डिफेंसिव अप्रोच के साथ खेला। जैसे वो माइंडसेट की तो बात कर रहे हैं कि हम एग्रेसिव माइंडसेट को अडॉप्ट करें, का जो है वो कर रहे हैं सारा कुछ है, बट टेस्ट क्रिकेट के अंदर बोला जाता है कि अगर आप स्ट्रॉन्ग हैं, आपको अपने ऊपर ट्रस्ट है, अपनी एबिलिटीज के ऊपर, तो आप कभी भी टॉस जीत के दूसरी टीम को बैटिंग की दावत नहीं देते, आप खुद करते हैं, क्योंकि चौथी इनिंग्स हमेशा टेस्ट मैचेस के अंदर सबसे मुश्किल हो जाती है, वो खेलने के लिहाज से भी मुश्किल होती है। सर्टेन टारगेट को चेस करना बहुत मुश्किल है। और अगर आपको वो लीड मिल जाती है ना, कि आप लीड कर रहे हो सर्टेन रन से सेकंड इनिंग्स की शुरू में, तो वो भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। आपको एडवांटेज मिलता है। और उसमें अगर आपने 90% टीम यही करती हैं कि वो टॉस जीत के टेस्ट मैच में पहले बैटिंग करती हैं, रिगार्डलेस। एक एक्सेप्शन इसमें ये है कि अगर आपकी विकेट में सीम और स्विंग बहुत ज्यादा है, तो फिर उस सिनेरियो में आपको लगता है ग्रासी विकेट है और आपने 2-3 घंटे का जो स्पैन है, पहला सेशन जीतना है, तो उसमें टीम कहती है कि हम कहीं 3-4 खिलाड़ी अपने आउट ना हमारे हो जाए, तो फिर दूसरी टीम को आप दावत देते हो, इन्विटेशन देते हो, इनवाइट करके कि आप खेलने के लिए आए और आप उसका वो फायदा उठा सकते हो। लेकिन ये दोनों मैचेस में मुझे समझ नहीं आई, टोटल बैटिंग पैराडाइज थी, प्लेसेंट विकेट थी, उसके ऊपर अगर इस अप्रोच के साथ इंग्लैंड गया तो ये मेरी तो आउट ऑफ। तो आपको लगता है कि इंग्लैंड अब सीख सकेंगे? 2 पहले टेस्ट वो हार चुके हैं, जिस तरह की ऑस्ट्रेलिया को मैंने ये टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल अभी ये 2 मैचेस में मैंने देखा है, जिस पोजीशन में वो आ चुके हैं, दे आर आउटस्टैंडिंग, दे आर प्लेइंग माइंड ब्लोइंग क्रिकेट। और मुझे लगता है कि ये मैं कल देख रहा था परसों मैच के अंदर, मुझे रिकॉल हो रहा था इनकी 90s का एरा के एंड से लेके और 2010 तक का डोमिनेंस उन्होंने की थी हर फॉर्मेट में। तो मुझे तो अब ये नजर आ रहा है कि जिस तरह की क्रिकेट ये खेल रहे हैं, इनका बंच बन चुका है लड़कों का, और हर लड़का मुझे नजर आ रहा है कि इसके अंदर अभी 4-5 साल की क्रिकेट है। स्वाय मुझे वार्नर थोड़ा सा एक ऐसे प्लेयर लग रहे हैं कि शायद वो लंबा ना खेल पाएंगे, और उन्होंने शायद कह भी दिया कि वो 1-2 सीरीज के बाद शायद रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट कर देंगे, बट उनके पास पीछे भी पूल बहुत तगड़ा है। तो मुझे लग रहा है कि ये एक ऐसी साइड फिर दोबारा बन रही है जो अगले 4-5 साल के लिए फिर रूल करने को तैयार है। तो आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान की टेस्ट साइड को भी कुछ सीखना चाहिए ऑस्ट्रेलिया? नहीं, हमें टेस्ट में तो हम बहुत लैग कर रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हम ओडीआई और T20 की हद तक तो फिर हम वी आर डूइंग वेल, मतलब अब बहुत अच्छा तो नहीं कर रहे, बट वी आर डूइंग वेल कंपैरेटिवली अगर उसको उसमें देखें। बट टेस्ट में वी आर सीरियसली लैकिंग इन ऑल द फॉर्मेट। हमें टेम्परामेंट नहीं है, हमारे बॉलर्स के ऊपर टेम्परामेंट नहीं है, हमारे बैटर की वो सिलेक्शन, शॉट सिलेक्शन ठीक नहीं है, तो उसमें काफ़ी प्रॉब्लम है। तो वो खैर अभी हम दूसरी बात भी कर लेते हैं। हमारी टीम पहुंच चुकी है
कराची और कैंप है और सैटरडे को वो फ्लाई करेंगे श्रीलंका के लिए। उसके लिहाज से देखते हैं प्रिपरेशन एक अच्छी चीज़ हम अपने व्यूवर्स को बताते चले। हमने बहुत बात की थी साजिद खान के हवाले से, जाहिद महमूद के हवाले से कि इनकी इंक्लूजन नहीं हुई, एटलीस्ट कैंप में बुला लिया गया है। तो ये एक अच्छा मैं कहूँगी अच्छी प्रोग्रेस है कि हमें तो कह रहे थे कि इनको प्लेइंग स्क्वाड का पार्ट होना चाहिए था, बट स्क्वाड का पार्ट तो नहीं रखा, बट इन दोनों को बुला लिया गया है कि वो कैंप के साथ काम करें। शायद फ्यूचर में इन बेचारों को कंसिडरेशन में रखा जाए, क्योंकि दोनों ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था पास में। ड्यू टू व्हाट रीजंस के आपने इनको बाहर कर दिया, वो टीम का पार्ट नहीं है। तो काफी प्लेयर्स के बारे में हम क्वेश्चन करते रहते हैं, लेकिन इन दोनों की बात की जाए तो टेस्ट के लिहाज से साजिद की खास तौर पे आपने कोई ऑफ स्पिनर नहीं डाला, लेग ब्रेक बॉलर कोई नहीं डाला, बहुत जरूरी है इस श्रीलंका की सीरीज। और मेरा ख्याल जो है कि अभी आपके नुमान और नवाज जा रहे हैं, ये शायद ये दोनों से बेहतर परफॉर्म करते हैं, क्योंकि नुमान ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अब्रार को भी अब्रार तो चले टीम का पार्ट है ना जी, क्योंकि नुमान की एज अब काफी ज्यादा हो रही है, नुमान 38 को टच कर रहे हैं। इसी तरह नवाज की अगर बॉलिंग की लाइन और लेंथ देखें तो वो T20 और ओडीआई को सूट करती है, बट टेस्ट में इस तरह में आप ज्यादा विकेट्स नहीं ले पाते। तो विकेट टेकिंग की एबिलिटी के लिहाज से उस पर काम करना होगा, और मेरा ख्याल है तमाम प्लेयर्स ने ज्वाइन कर लिया। हसन अली और शान मसूद जो हैं वो कल प्रॉब्ली टीम को ज्वाइन कर लेंगे। कैंप सुनने में तो अभी हमारे ज़राए के हमारे भी है कैंप में वापस आ गए, रेड बॉल क्रिकेट में अब फिर से उनका वो भी आ चुके हैं। उनका देखना बहुत ज़रूरी है कि इतना ह्यूमिड वेदर के अंदर, अभी भी इधर बहुत गर्मी है, फिर श्रीलंका में बहुत ह्यूमिड है, और कराची और समहाउ सिमिलर श्रीलंका का हाँ ट्रॉपिकल दोनों है, उनका गर्म ही रहता है पूरे ऑल ईयर राउंड, तो सिमिलर कंडीशंस बिल्कुल, और वो सिमिलर है। फिर हमारी दूसरी इसके साथ एक और इमर्जिंग एशिया कप की टीम है, वो इधर लाहौर में प्रैक्टिस कैंप उनका स्टार्ट हो चुका है, वो भी इनको ज्वाइन करेंगे और वो भी ट्रैवल करेंगे श्रीलंका के लिए। तो श्रीलंका में बड़ा कुछ होने वाला है। एशिया कप भी उधर होगा, मैं उसी तरफ आने लगा था। तीसरी चीज जो है वो श्रीलंका के लिहाज से ये है कि एशिया कप स्केड्यूल का अभी तक अनाउंसमेंट नहीं की गई। आज की खबर ये है कि प्रॉब्ली इस वीकेंड तक पाकिस्तान और इंडिया के मैच के बारे में उन्होंने प्रोबेबल अनाउंस तो कर दिया। उन्होंने कहा है कि वेदर का इशू हो सकता है, कोलंबो से करके उसको वेन्यू को चेंज किया जाएगा, बट अभी उसमें दो रीजन बताई जा रही हैं। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने भी अपनी रिजर्वेशन शो की है, दूसरा हमारा चेयरमैन ही नहीं है। अभी हम वी आर होस्टिंग दिस इवेंट और अनफॉर्चुनेटली हमारा कोई चेयरमैन नहीं है जिसने स्केड्यूल के ऊपर साइन करने हैं, यानी कि ये इतनी जरूरी चीज है, सबसे जरूरी चीज तो यही है। लेकिन और हम बात कर रहे थे कि हम पूरा एशिया कप होस्ट करें, पूरा होस्ट करें, हमारे वो घर का सरबराह ही नहीं है, अदारे का सरबराह ही नहीं है, और जिन्होंने उस पर सिग्नेचर करने हैं, ये मेरा ख्याल है बहुत अनफॉर्चुनेट है। और मेरा ख्याल है कि हमारी कोर्ट्स को भी चाहिएगा कि इस पर डिसीजन एज सून एज पॉसिबल आए। हम विश करते हैं, क्योंकि अगर आप एडहॉक बेसिस पे ही चलेंगे तो फिर वो काफ़ी प्रॉब्लम आ जाएगा। कोई डे टू डे बेसिस पे ऐसे अफेयर्स होते हैं जिसको आपको लीड करना पड़ता है, आपको हैंडल करना होता है, आपने डिसीजन लेने होते हैं। और अभी मेरा ख्याल है कि जिस तरह की आगे आपके इवेंट्स आ रहे हैं, अभी ये आ रहा है, फिर अभी आज एक और भी एक डेवलपमेंट है, पाकिस्तान वुमेन और मैन की जो टीम है वो इंग्लैंड का दौरा करेगी, ठीक है। इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, क्रिकेट बहुत ज़्यादा हो रही है। और फॉर्चुनेटली कहना चाहिए कि एक ही इदारा है जो प्रॉफिटेबल है, जो ठीक काम कर रहा है। अनफॉर्चुनेट ये मैटर है कि हमारे पास कोई बैठा हुआ ही नहीं है, बैठा नहीं है, उस अदारे का कोई हेड नहीं है, तो उस लिहाज से काफ़ी ज़्यादा सीरियस कंसर्न है। अगर थोड़ी सी हम अगर अभी मज़ीद बात कर लें, हॉकी का भी कैंप की बात करते हैं। ईद की हॉलीडेज़ के बाद एशियन हॉकी चैंपियन ट्रॉफी जो है भारत में खेला जाना है, उसका कैंप आज दोबारा स्टार्ट हो गया, और मैनेजमेंट ने यही कहा है कि एटलीस्ट एक वीक पहले भेजा जाए ताकि लड़के कंडीशन से क्लाइमेटाइज हो जाएं, थोड़ा सा एडजस्ट हो पाएँ। ये बहुत ज़रूरी होता है। आप भी एक प्लेयर हो कि आपको मालूम होगा कि आप उस वेदर से, क्लाइमेट से कितना ज़्यादा मैटर करता है कि अगर आप जाते हो और अगर कुछ टाइम पहले मिल जाए आपको तो कितना इफेक्टिव होता है। देखिए, जब भी हम ट्रैवल कर रहे होते हैं अब्रॉड, तो हम हमेशा हमारे कोचेज़, हमारी टीम, या हम अकेले भी जा रहे होते हैं तो हमें पता होता है, जब बल्कि अगर हम नेशनली भी ट्रैवल कर रहे हों तो हम कहते हैं कि नहीं, कुछ दिन पहले जाना है ताकि कोर्ट से हमें आदत डल सके। ये चीज़ें बहुत, वेदर का तो होता ही बहुत बड़ा रोल है, लेकिन डेफिनेटली आप उधर जाते हो, आपकी एक तो जब आप एक और कंट्री में ट्रैवल करने जाते हो, जैसे हॉकी की टीम जाएगी, तो एक तो जेट लैग का भी फैक्टर होता है, आपको अपनी नींद सही तरह उसको सही यानी कि प्रॉपर उसकी रूटीन पे लाना पड़ता है, क्योंकि ऑब्वियसली जल्दी उठना और जल्दी सोना बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपकी बॉडी पे और आपकी परफॉर्मेंस पे। तो ये चीज़ें आपको माइंड में रखनी पड़ती हैं। जिसने आपने कहा क्लाइमेटाइज भी होना बहुत ज़रूरी है, और मुझे लगता है कि जितनी भी फेडरेशंस हैं या जितनी भी आई वुड से जनरली गवर्नमेंट भी है, कोई भी है, वो इन चीज़ों को इतना ज़्यादा
नहीं देते, इंपॉर्टेंस नहीं देते, जबकि ये चीज़ें बहुत 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 ज़रूरी हैं प्लेयर्स की इसमें आप अगर परफॉर्मेंस में कंट्रीब्यूट करने के लिए। और लोगों को ये चीज़ रियलाइज़ नहीं होता, वो कहते हैं नहीं जी आप एक दिन पहले चले जाएं, नहीं जी आप अच्छा आपकी प्रोफेशनल हैं, आपको तो रेडी होना चाहिए। ये चीज़ें बहुत मुझे याद पड़ता है, अगर हम 92 से स्टार्ट करें ना, तो पाकिस्तानी टीम सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया गई थी। इवन इस वर्ल्ड कप जो T20 ऑस्ट्रेलिया में हुआ, इसमें भी हमारी टीम पहले न्यूजीलैंड चली गई, तो आपको फेवर मिलता है, फिर आपको एक फेवर मिल जाता है। मैंने आपको याद होगा, मैंने जब एशियन चैंपियन, ये भी वर्ल्ड चैंपियनशिप टेस्ट का हो रहा था इंडिया का, और मैंने बात कही थी कि इंडिया इसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगी। उसकी दो रीज़न थी। एक तो फॉर्मेट का था कि इंडिया T20 फॉर्मेट से जाके डायरेक्टली उनके प्लेयर खेलने जा रहे थे टेस्ट मैचेस के लिए। दैट इज नॉट ए चाइल्ड टास्क कि आप एक फॉर्मेट चेंज करें और आपने 1.5 मंथ का IPL खेला हो और आप अपने आप को स्विच ओवर करें कि अब हमने टेस्ट खेलना है, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। एक तो ये मसला था। दूसरा ये था कि मेरा माइंड ये था कि अगर मैं BCCI के मैनेजमेंट के अंदर होता तो मैं एटलीस्ट 2 वीक पहले उन लड़कों को पुल ऑफ करता जो टीम का पार्ट है टेस्ट, उनको 1-2 मैचेस पहले भेजता ताकि उनको प्रैक्टिस मैचेस मिलते। आप काउंटी मैचेस खेल लेते, आप वेदर से कस्टमाइज होते, और फिर जो हारने के बाद आप ये प्ली ले रहे हो, जस्टिफिकेशन उसकी निकाल रहे हो, जी हमें टाइम नहीं मिला, अच्छा जी ये किसी और की गलती तो नहीं है ना, आपके। और दूसरी फिर उन्होंने कहा कि इंग्लैंड में क्यों होते हैं, ओ भाई तो दोनों के लिए इंग्लैंड है ना। एग्जैक्टली, यानी कि यही होता है। आप हारे हो इंग्लैंड में, अब भी हारे हो, तो न्यूजीलैंड थी, उनका भी होम ग्राउंड नहीं थी। आप ये नहीं कह सकते ऑस्ट्रेलिया की भी होम ग्राउंड नहीं थी। एग्जैक्टली, अब ये एग्जैक्टली ऑस्ट्रेलिया की भी तो होम ग्राउंड नहीं थी। अब ये तो नहीं कह सकते, दोनों टीम्स के लिए एक ही था, कोई भी होम। अब ऑस्ट्रेलिया ने अक्लमंदी की। अब ये देखें कि ऑस्ट्रेलिया ने अपने प्लेयर्स को पहले भेजा और उन्होंने उस कंडीशन के साथ कस्टमाइज करवाया, प्रिपेयर करवाया। उनका मोटिव बड़ा था, टेस्ट चैंपियनशिप को भी खेलना था, एशेज खेलनी थी, और उसका देख लें इनको वो रिजल्ट मिल रहा है। रिजल्ट में मैं आपको ये कह रही हूँ कि जो प्रिपरेशन होती है वो एक बहुत बड़ा हिस्सा और रोल प्ले करता है आपकी परफॉर्मेंस में, और वो चीज़ बहुत अंडररेटेड है। मैं कहूँगी क्रिकेट में तो चलें हमने बात कर ली, देख लिया एग्जांपल, लेकिन हर स्पोर्ट में सो मैं डेफिनेटली ये कहूँगी। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हमें डिस्कस करने वाली है, वो है वेस्ट इंडीज़ का एक्सक्लूजन। ऐसी क्रिकेट जिसने 70s 80s और समहाउ 90s में भी राज किया दुनिया क्रिकेट के ऊपर, और फिर उसके बाद हमने देखा कि T20 के अंदर भी उन्होंने राज किया। 2 दफ़ा के लास्ट डेकेड में वर्ल्ड कप जीते, T20 में 2 दफ़ा की वर्ल्ड चैंपियन, ODI के अंदर भी 2 दफ़ा की वर्ल्ड चैंपियन। उसका वर्ल्ड कप के क्वालिफाई राउंड खेलना और फिर में बाहर चले हो जाना, ये बड़ा वेट था। देखिए बड़े होते वक्त हम हमेशा सुनते थे वेस्ट इंडीज, वो क्रिकेट, जैसे आपने कहा क्रिकेट को वो राज कर रहे थे। इसको कल जब ये हमने ऑब्वियसली इनकी डिफीट देखी और वो एक्सक्लूड हुए, इससे पहले तो मैं यही देख रहा था कि इसका सेम वही हाल हुआ जो अनफॉर्चुनेटली हमारी हॉकी का हुआ। हमारी हॉकी में से जब पैसा निकला और हमें लगा स्पॉन्सरशिप खत्म हुई, तो हमारी हॉकी जो डिबैकल का शिकार होना शुरू हुई, और हमने देखा कि हॉकी में चेंजेस भी तो बहुत आए थे। यानी जो गेम ओवरऑल जो गेम थी पूरी दुनिया में जैसे खेली जा रही थी, उसमें भी बहुत चेंजेस आए थे, और हमने एडजस्ट नहीं किया। मेजर पार्ट जो प्रॉब्लम आया, अभी मैं उसी तरफ आने लगा था कि हमारा जो प्रॉब्लम आया ना इसमें, लेकिन बेसिक रीजन यही बनी कि पैसा जब कम हुआ तो उसके साथ क्या हुआ कि काफी ज्यादा प्रॉब्लम आनी शुरू हुई, और हॉकी के अंदर में इंटरेस्ट कम हुआ। कई लोगों ने इससे मेरे से पूछा गया कि क्या रीजन बनी कि वेस्ट इंडीज बाहर हुई। वेस्ट इंडीज के बाहर होने के 2-3 फैक्टर थे। एक तो ये था कि इनका लास्ट 15 साल से जब से लीग क्रिकेट आ गई है, इनके प्लेयर्स को वो पैसा बोर्ड नहीं दे रहा था जो दुनिया बाकी दे रही है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि वो 10-11 मंथ क्रिकेट खेलते थे, लीग क्रिकेट, पैसा कमाते थे। जब भी कोई बड़ा इवेंट आता था उससे पहले वो सारे गैदर्ड होते थे और आके वो इवेंट खेलते थे। ये दैट कैन वर्क सम टाइम्स, जैसे वो फ्लूक वाली बात कर रहे हैं कि T20 में तो चल गया, इतना बड़ा टूर्नामेंट आ रहा है, T20 में इसलिए इनका हो गया कि इनके पास बंच तगड़ा था, सारे आउटस्टैंडिंग प्लेयर थे, और डेरन सेमी की क़यादत में 2 दफ़ा ये कैप्टनसी में ये जीत गए। जैसे वो उससे वो बाहर आए, उस टाइम से उस फेज से बाहर आए, लड़कों के अंदर इंटरेस्ट कम होना शुरू हो गया, वो लीग की तरफ जाना शुरू हो गया। वर्ल्ड कप क्वालिफायर 50 ओवर है टेस्ट के अंदर, और ये अभी का जर्नी नहीं है, ये इनका डिबैकल 10 हाँ उससे तो उस पर तो हमें रिजल्ट आना शुरू हुआ ना, लेकिन 2010 से ये स्टार्ट हो गया था, और ये शुरू हो गया था। फिर इसी तरह इन्होंने 2017 की चैंपियन ट्रॉफी में क्वालिफाई नहीं किया। हमारा और इनका मुकाबला चल रहा था, हम इनसे जीत के क्वालिफाई किया और हमने फिर चैंपियन ट्रॉफी जीती, और फिर इसी तरह इन्होंने अब क्वालिफाई राउंड खेलना शुरू किए। अभी इसी तरह का सेम प्रॉब्लम मुझे नजर आगे श्रीलंका का भी आ रहा है। श्रीलंका समहाउ क्वालिफाई तो कर चुकी है, बट वो इनके ट्रैक के ऊपर है। जो हमने पिछली दफा देखा, लास्ट टाइम वो भी बड़ी T20 के लिए भी क्वालिफाई खेलना पड़ा, अभी भी क्वालिफाई खेलना पड़ रहा है में इतने प्रॉब्लम्स थे, हमने देखा था जो पॉलिटिकली हो रही थी। एग्जैक्टली, तो पैसों का कंट्री डिफॉल्ट हो गया, लेकिन स्पोर्ट भी इफेक्ट होती है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि
जैसे हॉकी के अंदर हम बात कर रहे हैं ना कि हमारे ओलंपियंस बात करते हैं लेकिन आके कोई अपना इनपुट नहीं देते। अभी जैसे ही इनकी टीम बाहर हुई है वर्ल्ड कप से, तमाम इनके सीनियर प्लेयर, वो उनके आप ट्वीट्स देख लें, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें, वो सब कुछ आ गए। भाई जब ये प्रॉब्लम इस तरफ जा रहा था तो तब आपने क्या Solution आप ढूंढे। देखें आप कुछ करते, आपने एज ए मेंटोर, आप मेंटोर थे इन बच्चों के, आपको शायद देख के इन्होंने क्रिकेट शुरू की। आपने इसके लिए क्या किया? कुछ नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं किया। आपने बहुत अच्छा पॉइंट कहा है, क्योंकि देखें एक चीज होती है आप सोल्यूशन ढूंढो, प्रॉब्लम्स तो आते रहते हैं, प्रॉब्लम्स पे तो फोकस ना करो, सोल्यूशंस पे फोकस करके आप बच्चों को हेल्प करो। लेकिन मैं एक और चीज कहना चाहूंगी, फील्डिंग की अगर हम बात करें वेस्ट इंडीज की इस पूरे क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर में, तो उसमें उन्होंने बहुत ज्यादा लैक किया है। आई मीन उन्होंने जिस तरह कहते हैं ना कैचेस विन मैचेस, कैचेस आपने ड्रॉप कर दिए तो पूरा मैच टर्न अराउंड हो गया। स्कॉटलैंड के साथ भी यही हुआ है। उसी तरफ आ रहा था कि ये स्कॉटलैंड के अगेंस्ट भी उन्होंने यही किया था। इसी तरफ मैं आ रहा था कि ये एक टीम गेम है। आपका जो हम बात करते हैं बंच बनने की, जेलिन होने की, ऐसे नहीं हो सकता कि आप 11th आवर के ऊपर 11 लड़के 15 लड़के इकट्ठे करें और कि जी आए जी आप खेलें मैच और जीत जाए, ऐसा नहीं हो सकता। उनकी कोई आपकी बॉन्डिंग बनानी पड़ती है, आपको कंपैटिबिलिटी बनानी पड़ती है, आपको एक पूरा फॉर्मेट बनाना पड़ता है, उनको लेके चलना पड़ता है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, फिर आपका कम्बिनेशन बनता है किस डेथ ओवर में किसने बॉलिंग करनी है। मैंने उस दिन भी शायद बात की थी कि अगर हम ओडीआई के अंदर एक दिन के लिए भी नंबर 1 आए, उसकी सबसे बड़ी रीजन ये थी कि हमने 12-15 के लड़कों को रन दिया, कैप्टन को चांस दिया, और कैप्टन के साथ करते 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 वो इवेंचुअली एक दिन आया कि आप नंबर 1 रैंकिंग पे आ गए। तो आपको कॉन्फिडेंस देना पड़ता है, लेके चलना पड़ता है। ये दोनों तरफ म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्लेयर्स की भी और उसी तरह आपके बोर्ड की भी। ऐसे नहीं हो सकता कि बोर्ड कुछ सोच रहा है, वो कह रहा है जी हमने इतने पैसे देने हैं, हमने नहीं देने, वो भी प्लेयर्स कह रहे हैं जी हमने पैसा कमाना है, हमने आपकी नहीं माननी, और हम एंड में जाके किसी बड़े इवेंट पे लाके इकट्ठे हो जाएंगे। जिस तरह हम बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वेस्ट इंडीज की जो क्रिकेट है वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड, उसमें इतने प्रॉब्लम्स कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं कि आई फील लाइक ये चीज होना जरूरी थी ताकि उनको थोड़ी सी वेकअप कॉल मिले। ये तो अब देखते हैं, वक्त बताएगा कि वेकअप कॉल आती है या नहीं आती। अभी कुछ और ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पे हम इंशाल्लाह कल बात करेंगे। आपके फेवरेट टॉपिक विंबलडन पे भी बात करेंगे टेनिस के हवाले से, और कुछ ऐसी चीजें हैं उस पर हम कल डिटेल में डिस्कशन करें। अभी आपसे इजाजत चाहते हैं जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपके साथ सेम मुलाकात होगी सेम टाइम पे। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।